आज हम बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर है हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा, जब भी हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो एक बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट एक एसेंस होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि मैनेजमेंट होता क्या है। हमने कभी मैनेजमेंट पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर किसी लेमैन से भी पूछे मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना। हम अपने स्टडीज़ को भी मैनेज करते हैं, स्टडीज़ को मैनेज करने का भी तरीका होता है, किस तरह से क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद रिवीजन करनी है, वो भी एक मैनेजमेंट आता है। घर को मैनेज करना भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का ओवरऑल मीनिंग है चीज़ों को मैनेज करना। क्या क्या को एक तो जो लोग हैं प्लस थिंग्स, मतलब जो चीज़ें हैं, जो काम है। अब यहाँ थिंग्स में ना वर्क भी आता है, काम को मैनेज करना। एज अ स्टूडेंट स्टडीज को मैनेज करना। एज अ बिजनेस जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। अब मैनेजमेंट का सिंपली मीनिंग समझते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो चीज़ों को करवाता है ताकि काम जो है ना, हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक गोल है, हमारा एक गोल है, एक एम है। एज अ स्टूडेंट आप लोगों का गोल या आप लोगों का एम अभी ये है कि CUET में बहुत अच्छे मार्क्स लाके हमें बेस्ट कॉलेज में जाना है, तो वो आपका एम है। उस एम को अचीव करने के लिए आप अभी काम कर रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो। इसी तरह बिजनेस का एक गोल होता है, एक एम होता है, उसको अचीव करने के लिए बिजनेस काम करता है। तो ये हो गया हमारा एक एम को अचीव करने के लिए करना, थिंग्स चीजों को करना। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एफिशिएंटली और एक टर्म आता है इफेक्टिवली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done through others with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब ये जो टर्म्स हैं effectively और efficiently, इसको समझते हैं। देखो effectively और efficiently दोनों का मतलब है, दोनों ये बोल रहे हैं कि काम को करना, जो हमें काम दे रखा है मैनेजमेंट में, जो हमारे पास काम है, चीज़ों को मैनेज जो करना है, जो मैन है वर्क है, दोनों को मिला के दूसरों से काम करवाना है। देखो जब भी हम बात करें ना मैनेजमेंट में बोल रहा है गेटिंग द थिंग डन बाय अदर्स, क्योंकि एक अकेला पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, तो वो काम खुद भी करता है और अपना काम दूसरों को देता है, अपना वर्क डेलीगेट करता है, ताकि उसके डिपार्टमेंट में, जैसे मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो उनसे काम करवाता है। तो गेटिंग द थिंग डन बाय अदर, लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से। जब हम इफेक्टिवली की बात कर रहे हैं ना, तो इन शॉर्ट डायरेक्ट अगर इफेक्टिवली का मतलब है तो ये बोल रहे हैं ऑन टाइम और ये बोल रहे हैं मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो हम काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, या जो दूसरों से ही काम करवा रहे हैं, वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली दोनों तरीके से होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि काम टाइम पे ना हो। अभी दोनों को मिला के समझते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके पास ऑर्डर आया 10,000 शर्ट्स का, ठीक है, और ये उनको कंप्लीट करना है 1 मंथ में, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि हमें टाइम पे काम कंप्लीट करना है, तो टाइम पे काम कंप्लीट करने के लिए अगर एक कंपनी सिर्फ इफेक्टिवली देखे, इफेक्टिवली काम को करे, तो उसका मतलब क्या है, वो 10,000 शर्ट्स को 1 महीने में बनाने के लिए क्या करेगी, वो डबल शिफ्ट लगा देगी। अब डबल शिफ्ट लगाने से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट के इंक्रीज हो जाने से मिनिमम कॉस्ट पे तो चीज़ें बनी नहीं, तो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली एफिशिएंटली दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे आया एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट पे। आप अगर बिजनेस में कोई काम कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे, वो नहीं होना चाहिए। आप कम से कम कॉस्ट पे वो काम को करो। आप इस तरह से प्लानिंग करो, इस तरह से एक रोड मैप तैयार करो कि आपका काम टाइम पे भी हो जाए और
कम से कम कॉस्ट में भी हो जाए। तो मैनेजमेंट हमारा बोलता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये दोनों चीज़ों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट एफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब है हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सर्टेन गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा मैनेजमेंट काम करता है। ओवरऑल मैनेजमेंट का काम होता है उस गोल को अचीव करना। तो ये गोल, एक जो सर्टेन गोल है उसके लिए मैनेजमेंट काम करता है, उसको उसी से रिलेटेड रहता है। उसके बाद है हमारा एक फीचर परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब हम बात करें ना मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह चाहिए। मैनेजमेंट हर लेवल पे हमें चाहिए होता है। हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ समझते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक टॉप मोस्ट, एक मिडल और एक लोअर, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े पोस्ट पे कंपनी में बैठे हैं, CEO बैठे हैं या जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बैठे हैं, सिर्फ वही मैनेज करते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स बैठे हैं वो भी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और जो सबसे लोअर लेवल पे सुपरवाइजरी लेवल पे लोग बैठे हैं उनको भी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और सबको करना पड़ता है चीज़ों को मैनेज। देन ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारा क्या मतलब है कि चाहे कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी सी कंपनी हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एक अकेला बंदा दुकान लेके ही क्यों नहीं बैठा, वो भी चीज़ें मैनेज करता है, उसको भी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेजमेंट हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूरी है, साथ में चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। NPO जिसको हम बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस और नॉन बिजनेस में एक ही डिफरेंस है, जो प्रॉफिट के पर्पस के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए जो हम बिजनेस करते हैं वो हमारा बिजनेस कहलाता है। जहाँ पे हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं होता उसको NPO बोलते हैं। जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल, हमारे हॉस्पिटल्स। अब ये लोग स्कूल और हॉस्पिटल ये हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनका सर्विस मोटिव होता है। लेकिन इनको भी, स्कूल हॉस्पिटल को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ये भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इनके लिए भी मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हर काम, हर चीज़ के लिए चाहिए। इसमें हमारे 3 चीज़ें हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से MCQ बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। आपके एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे कि राइट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हमें वो लिखने को नहीं देंगे। आपको एक प्रॉपर एक सर्टेन केस दे दिया, आप पहचानो इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है। तो अगर आपको सभी फीचर्स के बारे में पता होगा कि ये फीचर क्या बोलता है, तो आपने वो लाइन पढ़ के आपको पता चल गया इस केस में कि हाँ मैनेजमेंट इसमें बता रहा है कि एक पर्सन है वो गोल के पीछे काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इसके लिए आपको परवेसिव के लिए आपको दिखा दे, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसको मैनेजमेंट की जरूरत है, एक शॉप है उसको भी उस चीज़ की जरूरत है। तो क्या है, मैनेजमेंट परवेसिव है, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। अब मल्टी डायमेंशन को समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है कि काम को मैनेज करना आना चाहिए, काम को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से काम को करना है, करवाना है। काम क्या है, मतलब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें काम करना क्या है। हमें काम, कौन सा काम करना है, क्या करना है, ये हमें पता ही नहीं होगा तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या काम है, क्या करना है, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है जो लोग हैं उनको मैनेज करना। अब उनको मैनेज में क्या आता है, हमारे पास अगर कोई पोस्ट खाली है तो उसके लिए सुइटेबल कैंडिडेट को चूज करना।
सुटेबल कैंडिडेट जो उस चीज़ की नॉलेज रखता हो, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। अभी एक डॉक्टर है, उसको हम इंजीनियर का काम, उसको हम सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बिठा सकते। तो इसी तरह जो जिस चीज़ के लिए सुटेबल है उसको वहाँ पहुँचाना, मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट करना, लोगों को सही जगह पे पहुँचाना। देन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? जो काम है वो काम और जो लोग हैं दोनों को जोड़ देना, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जब भी हम ऑपरेशंस की बात करते हैं हमारे, चाहे अकाउंट्स में चाहे बिजनेस में, ऑपरेशंस का होता है, ऑपरेशंस का मतलब काम। जैसे होता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारे बिजनेस से रिलेटेड काम, वैसे ही ऑपरेशन का मतलब है हमें पता है ये काम है, हमें काम पता चल गया कि ये काम करना है, हमें लोग पता चल गया कि ये लोग हैं। अब ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये होता है हमारा ऑपरेशन। काम और लोगों को मिला के काम करवाना, वो होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद है हमारा एक फीचर कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ों को मैनेज कर दिया अब खत्म हो गए, अब मैनेजर्स काम ही नहीं कर रहे। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में काम चलता रहता है। बिजनेस स्टडीज, तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूटी में चीज़ें इसमें होती रहती हैं, चलती रहती है। अब उसके बाद मैनेजमेंट हमारा एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट को पूरा हैंडल कर ले या पूरा संभाल ले। हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, और इसके पहले मैंने जो बताया अभी तक वो मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगी। यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई अकेला पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए एक कंपनी को गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी करनी होती है। एक कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, सब मिलके उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट हमारा एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। अब मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब सब हर किसी पर्सन को मैनेजमेंट में एक सबका एक रोल होता है, उस रोल को प्ले करना है। मैनेजमेंट एक अकेला पर्सन या एक अकेले लेवल पे नहीं होता, ये हर जगह उतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम सबको पता है कि इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ये हमें दिख नहीं रहा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अगर गोल अचीव कर रही है या एक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स उसको कनेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स उससे काम करवा रहा है, वो फोर्स है इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हमें काम दिख नहीं रहा है, एक पर्सन हमें दिख रहा है, मैनेजमेंट दिख नहीं रहा, बट वो हो रहा है। ये हमें अपने आप जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी ऑब्जेक्टिव, अब जैसे हमारे एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, हमें पता है 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, फिर सोशल एंड पर्सनल। अभी वो आपसे इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वो आपको इसके अकॉर्डिंगली केस स्टडी देंगे, आपको पहचानना है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल है या पर्सनल है। ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली कि ग्रोथ होनी चाहिए। अभी ग्रोथ से समझते हैं। देखो, अगर एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, वो बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे हमने क्या सोचा होगा कि आज हमने बिजनेस अगर 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है तो वो कल परसों, वो कुछ सालों के बाद वो 10 लाख रुपए होगा। तो ग्रोथ होती रहेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रोथ नहीं होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर चलती नहीं रहेगी, वो जितने की आज थी 10 साल के बाद भी उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इसका मतलब है वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वरना वो बंद हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसा ना हो कि मैंने आज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने स्टार्ट किया 2 साल के बाद वो इस कगार पे आगे की बंद हो रही है। सर्वाइवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे एक छोटी सी शॉप मैंने खोली है और लोग उसमें आ ही नहीं रहे हैं, मैं उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, और ज़्यादा दुकानें खुल गई, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, मैं चीज़ें बेच ही नहीं पा रही, तो मैं वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी। तो जब भी हम
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए ग्रोथ, सर्वाइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये दोनों चीजें होंगी, देन होगा प्रॉफिट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ही सोच रही है कि नहीं मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो सक्सेस नहीं कर पाएगी। पहले ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना पड़ेगा। अगर सरवाइव कर जाएगी फिर धीरे धीरे ग्रो करेगी, और जब ग्रो करेगी तब प्रॉफिट होगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं तो जो कुछ सालों तक प्रॉफिट कर ही नहीं पाते, वो लॉस मेकिंग कंपनी रहते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल पे, सबसे पहले वो सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो ग्रोथ कर पाएंगे, देन प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अगर वो पहले ही सोचेंगे कि नहीं हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तब हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ना कर सके। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है समाज के लिए काम करना। अब यहाँ पे जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है कि जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं, जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, उन सब के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे रहा, तो पहली चीज़ तो वो बिजनेस चलेगा कैसे, क्योंकि लोग वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। और दूसरी चीज़, एक लोगों के लिए आप जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अगर आपने किसी एक बंदे को भी हायर किया, छोटी सी शॉप है, उसमें अगर कोई एक पर्सन भी आपने हायर किया है काम करवाने के लिए, तो मतलब आप उसको सैलरी दे रहे हो उसके काम के बदले, जिससे उसका घर चल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों के लिए सोच रहे हो। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट को खुश रखना भी। आपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे दी लोगों को, लोग आपके पास आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, तो वहाँ टिकेंगे नहीं, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरा पर्सन आएगा, वो भी चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, हम एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ वो लोग आपके पास काम करें अच्छे से, उनकी भी कुछ उनके भी गोल्स होते हैं, वो हमारे पर्सनल में आते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं। इसके अलावा बेटर प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मतलब ये भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट हो, जिससे लोगों की भलाई हो। हम ड्रग्स नहीं बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं तो वो कहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। तो हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे लोगों की भलाई हो और वो क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी डेट्रॉइट नहीं कर रहे हैं हम। और एक और चीज़ आ जाती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, कि हमें अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है। वो सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, वो सब चीज़ें। देन आता है पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर वेजेस देना, उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर रखना, उनके सोशल नीड को फुलफिल करना। मतलब एक एम्प्लॉय की पर्सनल नीड, देखो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, उसकी नीड यहाँ कंप्लीट हो गई, वो ग्रो कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। देन सोशल, जो समाज में लोग हैं उनके लिए भलाई करना। अब देखो सोशल में क्या होता है ना, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर लागू होती है। जो कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज CSR एक्टिविटीज़ में लगाना होता है। इसका मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो लाखों करोड़ों में कमा रही है, उनको क्या बोलती है गवर्नमेंट, आप अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा लोगों के वेलफेयर के लिए लगाओ। अब लोगों के वेलफेयर के मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, आप बाहर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए करो। तो इस CSR एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप लोगों के लिए पब्लिक पार्क बनाओ, या आप वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करो, या आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल्स बनाओ। तो इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो रही है। अब आते हैं पर्सनल। पर्सनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का अपना नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं
उनकी पर्सनल चीज़ों को। अब ऑर्गेनाइजेशनल में जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन ठीक है कि नहीं ठीक है, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपने फैन सिस्टम लगा रखा है, एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं, वहाँ सैनिटेशन की फैसिलिटी है कि नहीं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी सोशल नीड्स, सोशल नीड का मतलब देखो, एक एम्प्लॉय 9 to 5, 9 to 8, इन रियलिटी 9 to 8, 9 to 7 एक पर्सन जॉब करता है, तो उसका पूरा दिन वहाँ चला जाता है, वो रात को जाता है घर पे सो जाता है, तो वो लोगों से मिल नहीं पाता, किसी से बात नहीं कर पाता, कि उसकी फ्रेंडशिप्स नहीं होती। तो सोशल नीड्स का मतलब है कि आप टाइम टू टाइम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फन एक्टिविटी करवाओ कि वो जो एक एम्प्लॉय है वो सिर्फ काम को नहीं देखता रहे, वो उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करे। ऐसा ना हो कि एक पर्सन बस काम करता जाए और उसका दिमाग सिर्फ काम में लगे। तो उसके लिए एडिशन कि आप उनके सोशल नीड्स का ख्याल रखो, उनके फ्रेंड्स, उनके ग्रुप एक्टिविटी कराओ, कुछ टाइम टू टाइम गेम्स प्ले करवाओ, ये सारी चीज़ें फुलफिल करो। यहाँ तक समझ में आया? हमने अभी फीचर्स पढ़े और ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव। अब ये तीनों ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक जगह पे पार्क बनवाया है लोगों के लिए, वहाँ एंट्री फ्री है। अब यहाँ पे भी ये नहीं कि आपने एक पार्क बना दिया लोगों के लिए, वहाँ आप एंट्री टिकट ले रहे हो, वैसा नहीं होगा। अगर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम होना चाहिए। तो बताओ एक उस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी नीड को फुलफिल किया? या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो हर फ्राइडे को फन एक्टिविटी करते हैं अपनी टीम के साथ, तो बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट का हायरार्की। मैनेजमेंट ये ऐसा है, टॉप लेवल, देन मिडिल, देन लोअर, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। अब देखो यहाँ जो हायरार्की है ना, ये ट्रायंगल, यहाँ पे ना टॉप लेवल में कम लोग होते हैं और सुपरवाइजरी लेवल आते आते लोग ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए ये हायरार्की ऐसी बनी हुई है। अब देखो इसके नीचे भी लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? फ्लोर पे काम करने वाले, फ्लोर वर्कर। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सुपरवाइजरी लेवल पे ना वर्कर होते हैं, फ्लोर पे काम करने वाले लोग ना सुपरवाइजरी पे ही रहते हैं, लेकिन ये जो फ्लोर पे काम करने वाले हैं उसके पहले एक लेवल सुपरवाइजरी है, देन मिडल है, देन टॉप लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं अब बताओ? अब देखो जो भी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आ गए हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इन सब का जो मेन रोल होता है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वो सब कौन देखते हैं? ये लोग। मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? मैनेजर्स, या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं मैनेजेरियल पर्सोनल्स। मैनेजेरियल पर्सोनल्स में वो सब लोग आ गए जो मैनेजर की लेवल पे हैं, मतलब इसमें हम एचओडी बोल सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एक हेड होता है, उन डिपार्टमेंट का हेड, उसको हम मैनेजरियल पर्सोनल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो उस पूरे डिपार्टमेंट को संभालता है, उस पूरे डिपार्टमेंट को अच्छे से काम करने के लिए बताता है। अभी हम इन सब के फंक्शंस भी पढ़ेंगे कि कौन सा लेवल क्या काम करता है। देन सुपरवाइजरी, देखो नाम में है सुपरवाइजरी है, सुपरवाइजरी लेवल मतलब जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो फ्लोर वर्कर्स हैं, उनको जो सुपरवाइज करते हैं वो क्या ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं। तो ये हो गया हमारे सुपरवाइजरी लेवल। अब है सबसे पहले टॉप लेवल। टॉप लेवल के फंक्शंस, इनका काम होता है टू मेक पॉलिसी। सबसे पहले पॉलिसी बनाना, ठीक है, पॉलिसी बनाना मतलब वो सारे पॉलिसीज फ्रेम करना। इनका ऑब्जेक्टिव पता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी, पॉलिसी वो कौन बनाएगा? जो हमारे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब देखो हमें लगता है कि जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी है ना टॉप लेवल ने बना लिया, अब सब उसको काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। देखो टॉप लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाई, उसने स्ट्रेटेजी बनाई, इस साल ना हम अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उन्होंने ये बोला, और हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे 2% या 3% से।
ये उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, इसके लिए उन्होंने कुछ कुछ प्लान तैयार किए। अब जब ये स्ट्रेटेजी गई मिडिल लेवल के पास, तो मिडिल लेवल भी अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएगी। वो पहले क्या करेगी, उनकी स्ट्रेटेजी को समझेगी, देन वो भी स्ट्रेटेजीज बनाती है। स्ट्रेटेजीज ये जो बना रही है ना, ये क्या बता रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल बता रही है। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, वो एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को भी। अब आप लोगों ने पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा एक चैप्टर भी है, हम उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो हो गए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। जो एक इनटेंजिबल फोर्स भी है, ये हमें दिखती नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, बट वो चेंजेस हमें समझने चाहिए। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं वो उन चेंजेस को समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, साथ में टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। मतलब ये मैनेजमेंट जो टॉप लेवल फंक्शंस क्या करते हैं कि उनको पता है कि जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचेंगे कि प्रॉफिट हो जाए, चाहे उसके लिए हम सर्वाइव ही ना कर पाए। तो जितने भी वो फॉर्मूला जो फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसी, वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा ग्रोथ भी रहे, सर्वाइवल भी रहे और हम उस तरीके से काम भी कर सके। अब है हमारे मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का सबसे पहला काम क्या है, इंटरप्रेट द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है, अब वो पॉलिसी ये समझेंगे, इनको पता होगा ना कि हाँ ये पॉलिसीज हैं, उनको समझना, वैसे ही समझना जैसे उन लोगों ने बनाया है। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो मैनेजोरियल पर्सन है। अब मैनेजर को इतनी आसानी से नहीं बन जाता, उसको एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का, कभी भी डायरेक्टली कोई मैनेजर नहीं बन जाता है, वो चीज़ों को सीखता है, उसके बाद मैनेजर बनता है। तो उसके लिए उसकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो चीज़ों को इंटरप्रेट बहुत अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पे वो पॉलिसी को समझना, सिर्फ पॉलिसी को इंटरप्रेट करना ही उसका ड्यूटी नहीं होता, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करके और सारी पॉलिसीज फ्रेम करना। यहाँ देखो, हमें पता है यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब उन लोगों ने अगर बोला कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट इंक्रीज करना सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऊपर है, सेल्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब मिलके वो काम करेंगे ना। तो ये सब अपने अपने उन्होंने सब मैनेजर्स ने उस चीज़ को इंटरप्रेट किया, समझा और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई। पॉलिसी फ्रेमवर्क इनका भी काम होता है, ये भी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। उसके बाद पॉलिसी को फ्रेम करने के बाद इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किस पर्सन से क्या काम करवाना है, कौन काम करके देगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही ये ध्यान रखती है कि जो काम है वो काम हम सही पर्सन से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी पर्सन को देंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम करने के लिए। अब अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को हम प्रोडक्शन की चीज़ें बता रहे हैं कि आपको इतना प्रोड्यूस करना है, या हम परचेज की चीज़ें बता रहे हैं इतने क्वांटिटी में परचेज करना है, तो वहाँ ये फंक्शन तो वो ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देनी है। और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वैसे ही अथॉरिटी असाइन करना भी आता है। एक पर्सन को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके हम पीछे नहीं हट सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें उन पर्सन्स को उस चीज़ की अथॉरिटी भी देनी होती है। उसके बाद ये लोग अपॉइंट भी करते हैं लोगों को, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़। अब ये मिडिल लेवल का ही काम होता है जो हमारा HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जब हम स्टाफिंग पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। उनका काम होता है एम्प्लॉयज़ को
कैंडिडेट्स को हायर करना, अपॉइंट करना, तो वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही आता है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इनको पता है क्या काम करना है, किससे करवाना है, इनको पता है कि इनकी टीम में कितने मेंबर हैं, क्या वो टीम मेंबर वो काम करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, क्या और लोग चाहिए, क्या टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सब भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देखती है, वही ये सब काम करवाती है अपॉइंटमेंट का। उसके बाद टू कोऑपरेट विद, मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबसे कोऑपरेट करना। ऐसा ना हो कि वो आपस में कोऑपरेशन ही ना करें, सेल्स अपना मान के बैठे हैं कि नहीं हम सेल्स करेंगे, चाहे हम बहुत सारा डिस्काउंट दें, या चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उतना प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना लेके बैठी है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट अपना लेके बैठी है कि हम कम प्राइस में चीज़ें खरीद के लाएंगे, क्वालिटी चाहे जैसी हो। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट आपस में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन रखे, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को चीज़ें बताएं, समझें, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर सके। देन है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल सबसे पहला नाम में पता चलता है ये सुपरवाइज करते हैं। किसको सुपरवाइज करेंगे? जो भी फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, क्या वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब काम हमारा सुपरवाइजरी लेवल सुपरवाइजर्स का होता है। अब यहाँ पे सुपरवाइजर सिर्फ ये नहीं देखता कि फ्लोर वर्कर काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी कंडीशंस भी देखता है कि वो सही कंडीशन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर कोई दिक्कत है वर्कर्स को, तो सीधा वो सुपरवाइजरी लेवल वालों को पता चलता है। मतलब कोई भी ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स वो सुपरवाइजर्स ही सुनते हैं। अगर उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी वर्किंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ चल नहीं रहा, तो वो सारा चीज़ मैनेज करना सुपरवाइजरी लेवल पे होता है। इसी के साथ साथ सिर्फ यही चीज़ें नहीं, सही चीज़ को सही जगह पहुंचाना, कि मतलब जो टूल्स हैं और जो मशीन्स हैं उनकी कंडीशन सही है कि नहीं है, वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। मतलब अगर कुछ ख़राब हो रहा है, कोई मशीन ख़राब हो रही है, तो वो सब चीज़ें सुपरवाइजरी लेवल में आती हैं। वो लोग उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। वो लोग उन मशीनों को ठीक करते हैं, या सही टूल सही जगह पे है कि नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और ये एक गैप को ब्रिज करते हैं। मतलब ये क्या है, जो लेवल है वर्कर्स का, जो वर्कर है और जो मिडिल लेवल है, उन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इसकी बात उसको समझाते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। ऐसा ना हो कि कल को वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएं और ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो रहा, और ऐसा भी ना हो कि मिडिल जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल और मिडिल लेवल लोग हैं वो प्रॉफिट तो ले रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को अच्छे से सैलरी नहीं दे रहे, या उनकी कंडीशन अच्छी नहीं हो। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों लेवल समझ में आ गए, तीनों लेवल के काम समझ में आ गया। एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये कौन सा लेवल है, आपको पूरा केस स्टडी दे दिया। अब आप बताओ कि ये मिडिल लेवल का काम किया इन्होंने, या मैनेजर जो टॉप लेवल, या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम आएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन किस लेवल में आता है। जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कोई एक पर्सन है, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। तो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी बनाना, ये सब किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल के हाथ में। मिडिल लेवल क्या कर रहे हैं? लोगों को अपॉइंट भी कर रहे हैं, ड्यूटी असाइंस भी कर रहा है। लोअर लेवल क्या कर रहे हैं? जो वर्कर्स हैं उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल कर रहा है, उनकी चीज़ों को मिडिल लेवल तक पहुँचा रहा है, मिडिल लेवल की चीज़ों को लोअर लेवल जो फ्लोर वर्कर है उन तक पहुँचा रहा है। ठीक है।